हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे लोग कि आखिर पीआरटी के क्वेश्चन जो है कहाँ से आ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंतजार था कि आखिर पीआरटी के क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछ रहा है, आखिर बीपीएससी जो है कहाँ से ये क्वेश्चन उठा के लेके आ रहे हैं। तो आप सभी के सामने जो है पूरी क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि आप सभी को भी पता है कि इस बार का जो क्वेश्चन था पूरी तरह से सिलेबस बदला हुआ था, पहले की अपेक्षा जो है पूरी तरह से चेंज हो चुका था। इसीलिए बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी थी पीआरटी के एग्ज़ाम में। अब बहुत सारे लोगों का सेम यही कहना था कि पीआरटी की एग्ज़ाम थोड़ी सी ख़राब गई हुई है क्योंकि क्वेश्चन पूरी तरह से बदले हुए थे। लेकिन मेरा जो मैंने पहले से ही आप लोग से कमिटमेंट किया था कि मैं ज़रूर लेके आऊँगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं। और पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आप सभी को 6 to 8 में जो ज्योग्राफी जो क्वेश्चन पूछा था 40 नंबर के लिए, उसका डिटेल में एनालिसिस बताया हूँ। आप सभी वो देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। अगर आप सभी का 6 to 8 का एग्ज़ाम आने वाले समय में होने वाला है तो उसको ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और वैसा एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये आज का भी एनालिसिस देख लीजिएगा कि कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। पूरी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आप लोग करा दूंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आए थे। पूरे बहुत सारे समय लगे इसको बनाने में, इसको खोजने में, इसको ढूंढने में। लास्ट में मैं आप सभी से बताऊँगा। आप सभी को अगर बेहतर लगेगा तो चीज़ों को आप सभी शेयर कर सकते हैं, जैसा भी हो। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन पहला नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ज्वालामुखी की क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। सेम टू सेम यही लाइन, अंतिम प्रतीक। यहाँ जी, ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था का प्रतीक क्या है भैया? धुआंरे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? धुआंरे। बताइए आप सभी को। सेम टू सेम पहला ही क्वेश्चन सरदर्द आप सभी के लिए बना हुआ था। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे कह रहे थे कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहे। सेम पहला क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिल गया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत सारे। और लास्ट में बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। आप सभी पहले इसको देखिए विद प्रूफ के साथ। बिना प्रूफ की बात कुछ नहीं। यहाँ ये विद्युत फ्यूज के बारे में दिया है, पूरे विद्युत फ्यूज के बारे में दिया है। पूरी कहानी यहाँ लिखा हुआ है, पूरी कहानी पढ़ेंगे आपको पूरा आंसर यहाँ पर से दिख जाएगा विद्युत फ्यूज के बारे में टोटली। आगे जी, विद्युत बिहार का उग्र कृषक नेता। सिंपल समझिए, बिहार का किसान नेता कौन था। दो क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बिहार में कौन सा किसान नेता है निम्न में से है। तो ये विद्यानंद, यानी ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ए लिखा हुआ है, यानी कि ए विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। यहाँ आपको ना विद्यानंद दिख रहे हैं, सिर्फ स्वामी सहजानंद दिख रहे हैं। एक और क्वेश्चन पूछा था कि मुंगेर में किसान सभा का जो नेतृत्व कर रहे थे, तो मुंगेर में कर रहे थे तो वो थे मोहम्मद जुबैर। कौन थे? मुंगेर में मोहम्मद जुबैर। यहाँ बिहार पूछ रहा था तो सीधे सीधे दिख रहा था सहजानंद सरस्वती। यहाँ जुबैर भी नहीं था, सिर्फ ये सहजानंद सरस्वती था। सीधे सीधे यहाँ आंसर दिख रहा था। आगे आ जाइए, अगला जी, यहाँ पर आ जाइए। अब ये तो मैथ का क्वेश्चन आप सभी को दिख ही रहा है कि मैथ का सीधे सीधे क्वेश्चन है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। नहीं, ये जो था किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो टैक्स के में जो विरोध किए हुए थे, आप सभी को जो जनजातीय विद्रोह बताया था, उस देखिए हुआ क्या है ना कि पीआरटी में क्वेश्चन क्या किया है, डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं। बहुत कम क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, किताब के अंदर से पूछ रहा है, कहानी पूरी समझे हुए। ऐसा आप सोचेंगे कि यहाँ एक लाइन ऐसे उठा कर दे दिया है कि पूरी तरह से आपको जैसे एकदम सीधे सीधे दे दिया, वैसे नहीं दिया। पूरी कहानी को समझना पड़ेगा, उसके बाद से क्वेश्चन बढ़िया से बनेगा। जो भी डिटेल में पढ़ा होगा, जो भी डिटेल से समझा होगा, जो भी क्लासेस जो हमारे पास दो महीने से चली थी या अपने सेल्फ स्टडी में डिटेल से पढ़ेंगे, उनको आसानी से पकड़ा जाएगा। अब ये चीज़ें खोजेंगे कि लाइन बाय लाइन मिल जाए, तो ऐसे नहीं है। पूरी कहानी लिखी गई कि किस किस आंदोलन में जो है इसका विरोध जो है देखने के लिए मिला था। अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा खून किस प्राणी का गर्म होता है, तो ये आपका एसपीडी में से, एसपीडी साइंस में से मैंने आप सभी को पहले भी दिखाया हुआ था कि एसपीडी साइंस का सीधे सीधे ये क्वेश्चन आप सभी को दे दिया है पूरी तरह से एसपीडी का। उसके बाद है कि आनंद मठ, ये जो प्रकाशन हुआ था, ये आपका जो है एनसीईआरटी बुक से, सीधे सीधे एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से ये लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ हूँ। आप सभी को प्रीवियस हमारे वीडियो दिखेगा तो वहाँ पर सीधे सीधे आप सभी को दिख जाएगा, टोटली दिख जाएगा। ये सूखी बर्फ यानी शुष्क बर्फ सीधे सीधे बताया था। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो था उसमें आपको एसपीडी में हूबहू ये चीज़ें दिखाया गया था। एसपीडी साइंस में हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन दिखाया गया था, टोटली दिखाया गया था। आगे आ जाइए, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा दी जाती है। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। किस चीज़ की सुरक्षा दी जाती है? केवल तो होगा ही नहीं, है ना। केवल तो हो ही नहीं सकता है। ये तो जैसे सी टेट वगैरह एग्जाम होता है तो आप सभी पहले से जानते होंगे, सी टेट में पहले ही बताया जाता है कि केवल वर्ड को छोड़ ही देना है, उसको तो हटा ही देना है। उसी तरह सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया था। एक तरह से ईवीएस का मान लीजिए क्वेश्चन था, ठीक है।
उसके बाद आएंगे तो ये तो आपका लॉस एंजलिस वाला ये तो करंट अफेयर क्वेश्चन था, और ये जो करंट अफेयर है स्पीडी करंट अफेयर है ना, स्पीडी करंट अफेयर, ठीक है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने 2 महीने पहले से पढ़ा रहा था, 2 महीने पहले से बता रहा था कि यहाँ से स्पीडी करंट अफेयर पढ़ लीजिए, स्पीडी साइंस पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आते और आए हुए भी थे। हालाँकि मैं शुरू से बोलते आ रहा था कि 1 to 5 जो है ना वो बाकी एग्ज़ाम की कंपेयर किया जाए तो उसकी जो सिलेबस है कुछ तय नहीं है, बड़ा टफ हो जाता है दूसरे एग्जाम के कंपेयर किया जाएगा। यहाँ ओजोन परत का देखेंगे, ओजोन परत आ जाइए। अब ओजोन परत का भी ये चीज़ें डिटेल में दी गई है ओजोन परत के बारे में, यहाँ ओजोन परत का होगा इसी में, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, इधर उधर लग रहा है कि इधर हट गया, ठीक है। ओजोन परत के बारे में सब कुछ दिया गया है। अब ओजोन परत के बारे में पूरी डिटेल्स दिया गया है, एक टॉपिक ही ओजोन परत के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ाया गया, तो उसमें भी है, आप सभी का आंसर इसमें दिखेगा। जैसे बायोगैस का था, यहाँ पर गया बायोगैस, यहाँ आ जाइए ना, यहाँ आइए, बायोगैस उसी को गोबर गैस या बायोगैस कहा जाता है। यहाँ पूरा लिखा हुआ है कि क्या क्या इसमें कौन कौन से घटक है, देखेंगे घटक कौन कौन से, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, HNO3 यानी कि अमोनिया, ऑक्सीजन इत्यादि, ये जो सब बायोगैस से क्या है घटक है, यहाँ पूरी इसमें से आप चाहें तो खोज के आप लगा सकते थे, पूरा ये डिटेल से पढ़े रहते। तो टोटल यहाँ दिया, ये घटक पूछ रहा है कि प्रमुख घटक क्या है, यहाँ पूरे घटक, यहाँ पर प्रमुख घटक दिया है। यहाँ देख रहे हैं सेम टू सेम प्रमुख घटक, यहाँ भी प्रमुख घटक, टोटली वही चीज़ दिया गया है, सेम टू सेम वही चीज़ देगा। आगे देखेंगे तो ये भूकंप जो गंभीर विध्वंसकारी भूकंप, मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक भूकंप कौन सा होता है, क्या ना, प्लेटोनिक होता है, भ्रंश मूलक होता है, ज्वालामुखीय भूकंप होता है। तो ये जो है ना भूकंप टॉपिक में से आपको जो है NCERT किताब में पूरे डिटेल से नहीं दिया गया, इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया गया, लेकिन वही चीज़ है कि इसको बहुत डिटेल में पढ़ा गया रहता तब समझ आता। क्वेश्चन कहा जाए तो पहले ही कंपेयर में बहुत टफ किया हुआ है। ये देखिए तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन समय जो है भारत का गवर्नर कौन था, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन था, तो ये सीधे सीधे दिख जाएगा, है ना। ये तो कहीं से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ये आपको NCERT से देख सकते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है ये उस समय अवधि में जो है कौन था, तो यहाँ देख सकते हैं इरविन था, ठीक है, सीधे सीधे दिख रहा है इरविन, और मोस्टली लोग जानते भी होंगे इसको। ये तो मैथ का क्वेश्चन था, मैथ का क्वेश्चन आपसे भी हो जाता। शांत घाटी, एक बार नहीं कई बार मैं बताया था, जब बता रहा था आप लोगों को, ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, तो शांत घाटी के बारे में, साइलेंट वैली केरल में जो है, ये कई बार बताया था इस टॉपिक को। NCERT में, बिहार बोर्ड किताब में या किसी भी प्रकाशन किताब उठाइएगा तो कहीं भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा यहीं पर था इसका भी, अम्लीय वर्षा, ठीक है। अम्लीय जो वर्षा दिया गया इसमें, यहाँ पर आइए, अम्लीय वर्षा, यहाँ देखिए। अब अम्लीय वर्षा क्या कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। अब यहाँ अम्लीय वर्षा में प्रदूषक जो है, यहाँ देखेंगे तो निकलने वाले जो है धुएं जो है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, उसके बाद जलवाष्प, ये सारी चीज़ें। तो आपका जलवाष्प भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है इसमें से निकलते हैं, अम्लीय वर्षा के में प्रदूषण के रूप में है, ठीक है। तो इनमें से मतलब इनमें से एक से अधिक आंसर हो जाता है, सीधे सीधे दिख रहा है आप लोग को। और ये टॉपिक अगर आप ध्यान से देखे रहते तो आगे आ जाइए। मैं ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ ना कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि जैसे आपको NCERT पढ़ लिए, बिहार बोर्ड पढ़ लिए, किसी भी एग्जाम के लिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिहार बोर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। उसके अलावा किसी एक प्रकाशन किताब अगर उठाना चाहते हैं तो कहाँ से पढ़े। जैसे मैंने पिछली वीडियो मैंने डाला था तो उसमें मैंने बताया था कि जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी के आए हुए हैं वो NCERT और बिहार बोर्ड की किताबों में मैक्सिमम मिल जाते हैं, लेकिन किसी एक किताब को उठाना हो, पढ़ना हो। जैसे बहुत लोगों का कहना रहता है कि कोई ऐसा बुक बता दीजिए जिसमें से सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब वहाँ से पता चल जाए, लड़ जाए, उस चीज़ों को रिविजन कर लिया जाए बेहतर तरीक़ा से। जैसे आपने SCERT पढ़ लिया, NCERT पढ़ लिया, उसके बाद देन कोई भी प्रकाशन का बुक उठाना चाहते हैं, मेरा वही तरीका रहता है कि मैं पहले SCERT पढ़ा दिया, NCERT पढ़ा दिया, फिर किसी एक प्रकाशन का बुक उठाता हूँ, वैसा बुक जिसमें से अदर सभी बुकों में सबसे बेस्ट रहता है, उसमें से कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा आए रहते हैं, उसी बुक को मैं बार बार बताता हूँ कि इसको एक बार आप ज़रूर देखिए। यही तरीका था। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि जो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन जो बता रहे हैं वो तो NCERT में से बहुत सारे क्वेश्चन तो है ही, अलग बुक के लिए क्या ज़रूरत है। तो NCERT बुक में है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, बिहार बोर्ड पे गए वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक रहता है ना कि भाई अलग प्रकाशन का कोई बुक है ना, जैसे कि 9th क्लास NCERT पढ़ लिया आप, उसके बाद से आप 10th क्लास NCERT पढ़ ले, फिर 9th क्लास का बिहार बोर्ड पढ़े, फिर 10th क्लास का बिहार बोर्ड पढ़े, ये चारों पढ़ लिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इस चारों के अलावा एक बुक पढ़ लिए, सेम टू सेम बात है,
है कि नहीं। इस चारों के पढ़ने के बाद एक बुक पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा रिवीजन हो गया, ज़बरदस्त रिवीजन हो गया। यही तरीका होता है पढ़ने का, और यही तरीका से मैं भी पढ़ा रहा हूँ पिछले 2 महीने से। आप सभी को ना बहुत सारे लोग जानते हैं, जुड़े हुए देख रहे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन इकाइनोडर्मेटा के बारे में टोटली डिटेल से दिया गया है। मेरा काम था ढूंढ के आप सभी को दिखाना। आप सभी देख लीजिए, लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा, सारी चीज़ें बता दूंगा कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये है नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा हालांकि आप लोग को ये ज्योग्राफी में 8th क्लास में मिल जाएगा, आपको 10th क्लास में मिल जाएगा, NCERT हो या बिहार बोर्ड हो या किसी प्रकाशन का बुक हो, वहाँ से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, यहाँ से आपको ढूंढ के आप इसको लगा सकते थे। देखने में तो इसमें कोई भी आंसर नहीं दिख रहा है, ना ही सौर ऊर्जा है, नहीं पवन ऊर्जा है, नहीं ज्वारीय ऊर्जा इसमें ऑप्शन में दिख रहा है कि नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आगे जाइए, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। अब आइए, पुनरायोग जो गठन था उसमें सदस्य कौन थे, तो यहाँ देखेंगे तो ये पुनर्गठन आयोग 1953 में, यहाँ देखेंगे तो फजल अली एवं अन्य सदस्य। यहाँ सेम टू सेम दिख रहा है कि कौन कौन सदस्य थे। यहाँ पूरी रिपोर्ट की चार्ट दी गई है कि क्या क्या रिपोर्ट हुआ, कैसे कैसे हुआ, पूरी कहानी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र यहाँ देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और अंतःस्रावी तंत्र में अब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के बारे में यहाँ पढ़ेंगे पूरी डिटेल से। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बहुत सारी इसमें मिल जाएगी, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होगी, बहुत सारी मिलेगी बहिस्रावी ग्रंथियाँ होगी, बहुत सारी होगी मिश्रित ग्रंथियाँ होगी। हो सकता है इस बार अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पूछा है, अगली बार बहिस्रावी ग्रंथियाँ पूछ दे, हो सकता है कि मिश्रित ग्रंथियाँ पूछ दे। टॉपिक तो समझ आ गया, पकड़ा गया कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ से अगर इस टॉपिक को पढ़े रहते तो पूरी डिटेल से आप लगा सकते थे कि कौन सा आंसर आज इसमें होगा। अगला आ जाइए, इसमें लिख रहा है कि इनमें से विषम क्या है। तो ये तो नॉर्मल ये हो गया, एक तरह से रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया कि मुंबई राजधानी है, महाराष्ट्र की कोलकाता राजधानी है, और ये आपका पश्चिम बंगाल की, और सहारनपुर तो जिला है उत्तर प्रदेश का। तो ये तो नॉर्मल चीज़ हो गया कि विषम कौन सा ढूंढ रहा है, तो दोनों राजधानी या एक जिला है, ये तो पकड़ सकते थे। तो कुछ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, जो 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है। उसके बाद आ जाइए, यहाँ देखेंगे तो ये करंट का क्वेश्चन था, ये बिल्कुल बानो वाला तो काफ़ी मुद्दा में था, काफ़ी चर्चा में था ये। उसके बाद से ये भी देखेंगे तो करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। ये हमारे पास जो है ये आया हुआ था PDF, तो वही इसी PDF से मैं बता रहा हूँ आप सभी को। यहाँ देखिए, ये जो लिखा हुआ ये भी आप लोग का करंट के मुद्दा में ही था कि 2016 के उपचुनाव के मतदान में निम्नलिखित में किस राज्य को निरस्त किया गया है, ये भी करंट अफेयर का मुद्दा था। यहाँ जी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी या न्यूनतम दूरी, ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है। यहाँ जी, अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी, है ना। जितना भी मैं आप सभी को ये PDF दिखा रहा हूँ ना, जितना भी दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक बुक से भी दिखा रहा हूँ। यही खासियत इसमें है, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था। अभी तक एक ही किताब का मैं दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें पूरी प्रूफ जो है एक ही वीडियो का है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आजिए, आगे देखिए, वो जहाँ से ये मिला हुआ है PDF, वहाँ का लिंक खुल रहा था। यहाँ जाइए, है ना, यहाँ पर आ जाइए। तो ये जो लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे तो जो लिखा हुआ है कि उपसौर या अपसौर कौन सा होगा इसमें, अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी। तो यहाँ आएंगे, एक तो यहाँ पर देखेंगे तो न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को, और ये बताया भी था कि उप जो है ये छोटा है, अप जो है ये बड़ा है, मतलब देखने में थोड़ा सा ये बड़ा है उप से। उप मतलब छोटा दिख रहा है कि छोटा वर्ड है, और अप जो है बड़ा वर्ड है। तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 तारीख हो जाएगा, ये 4 जुलाई हो जाएगा, ये 3 जनवरी हो जाएगा। ये बहुत डिटेल में समझाया था, हालांकि आप नहीं पढ़े होंगे हमारे साथ, या कहीं से भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, हमारे साथ नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते हैं कि कैसे बताया था। ये प्रूफ मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे है। यहाँ देखेंगे तो उपसौर है, और यहाँ देखेंगे तो अपसौर है। अब उपसौर जो है 3 तारीख को, और अपसौर जो है 4 जुलाई को, ये सीधे सीधे दिख रहा है। अधिकतम दूरी या न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, तो अधिकतम दूरी और न्यूनतम, यहाँ देखेंगे न्यूनतम दूरी जो होता है 3 जनवरी को, अधिकतम दूरी जो है वो 4 जुलाई को हो जाएगा। सीधे सीधे सर्वाधिक दूरी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर अपसौर हो जाएगा सर्वाधिक दूरी। तो ये चीज़ें चाहते अगर पढ़े रहते तो लगा सकते थे। अब ये जिनका भी है ये तो गलत लगाए हुए हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की बृहद एवं उच्चतम स्रोत कहाँ है, तो ये भी चीज़ें अगर डिटेल से पढ़े रहते तो पता रहता कि ऑक्सीजन एक्चुअली में समुद्रों से निकलना शुरू हुआ। समुद्र में जो नीलहरित शैवाल है वहाँ से बनना शुरू हुआ था, तो वहाँ से समुद्र से ही ऑक्सीजन के सबसे अधिक मात्रा वहाँ से निकलना शुरू हुआ था। तो ये चीज़ें डिटेल में जो पढ़ा होगा उसी को समझ आ पाएगा। एक ये नहीं है कि कहीं भी एक टॉपिक से पढ़ लिए और चीज़ें आसानी से बन जाएगी। यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखा है कि लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने किया, ये भी आ जाइए 2 कॉपी, ये क्वेश्चन आपको आ जाइए इसी बुक से आ जाइए। यहाँ पर सेम टू सेम लिखा है 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा द्वारा
विलियम कर्जन वाइली की गोली मार की हत्या कर दी गई। और इसको कर देता हूँ जो यहाँ देखिए, मदन लाल धिंगरा द्वारा विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीधे सीधे आप सब सभी को दिख रहा है सामने ऑन दी फ्रंट। इसको देख के आपको सभी दिखा रहा हूँ जो चीज़ें मिली है, जो चीज़ें हमारे पास एविडेंस मिला है, प्रूफ मिला है, जो भी सबूत मिले हैं वो चीज़ें सामने सामने दिखाया जा रहा है कि क्या कहाँ से पूछ रहे हैं, सब समझ आया जाएगा। ऑपरेशन बारगा, ये तो करंट अफेयर का मुद्दा हो गया, इसको छोड़िए। आगे जी, ये निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है, यानी पादप हार्मोन या वनस्पति हार्मोन। आज ये वनस्पति हार्मोन में चलते हैं लोग। यहाँ जाइए, यहाँ देखेंगे तो पादप हार्मोन लिखा हुआ है, पादप हार्मोन। इसमें पादप हार्मोन देखेंगे तो साइटोकाइनिन ना, साइटोकाइनिन जो दिख रहा है, ये साइटोकाइनिन आपको दिख रहा है क्या है, पादप हार्मोन है। और इंसुलिन पढ़े रहते तो ये भी आपको पता रहता है कि इंसुलिन जो है कहाँ रहता है ना, ये कौन सी हार्मोन से। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये महिलाओं वाली हार्मोन, ये बताया था कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये एसपीडी साइंस में दिया हुआ था। एसपीडी साइंस में भी ये चीज़ें जो बता रहा हूँ ना, ये एसपीडी साइंस से हट के अलग बुक में बारे में बता रहा हूँ, ये सिर्फ अकेले बता रहा हूँ मैं। एक बुक के बारे में बता रहा हूँ जहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा जो है अगर विशेष रूप से डिटेल वे में पढ़ना रहता तो एसपीडी साइंस में अभी बार बार बोल रहा हूँ कि वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। ये अभी जितना कुछ दिखा रहा हूँ सिर्फ एक बुक का है। आ गया जी, आ गया जी, और दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन यहाँ पे। जी यहाँ पर जी, ये वायुमंडल में अधिकतम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये सूर्य से प्राप्त होता है। ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि सबसे अधिक ऊर्जा एनर्जी जो है हमें सूर्य से मिलेगा, क्योंकि उसी से तो बाकी सारे सब चीज़ को ऊर्जा एनर्जी मिलती है, सूर्य से ही मिलती है। तो ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसके लिए कहीं स्पेशल मिलेगा नहीं, खोजने के लिए आप ढूंढ भी नहीं सकते। ये भी जो था आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था कि विज्ञापन पहले आएगा कि आवेदन पहले आएगा, कि कैसे चयन प्रक्रिया, नियुक्ति, साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू वगैरह, तो वो प्रोसेस कौन कौन सा होता है। एक स्टूडेंट को एक जॉब लेने तक का, फॉर्म भरने से लेकर जॉब लेने तक का, फॉर्म से पहले जो विज्ञापन आएगा, यानी कि जो जॉब की बारे में ऐड आएगा, है ना, वो चीज़ें से लेकर ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया को सीरियल वाइज से जाना था, ठीक है। अब भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है, ये भी मैं जब नदियाँ पढ़ा रहा था उसमें बताया था बहुत डिटेल वे में कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो भारत की सबसे लंबी नहर है, और इस नहर के द्वारा ही जो है राजस्थान वगैरह में जो है वहाँ पानी पहुँचने लगा, बहुत सारी जगह जो है वहाँ खेती वगैरह होने लगा। अगर वो सभी जानते रहते तो डिटेल में समझ पाते। ये जो क्वेश्चन है ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है, हालांकि ये चीज़ें रीजनिंग का भी क्वेश्चन है और चीज़ें मैथ में भी थोड़ा आ जाता है, क्लॉक में आ जाता है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, वहाँ से ये चीज़ें पकड़ सकते थे। ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है ना। हालांकि मैंने मैथ का भी टॉपिक बताया था, और जो चैप्टर मैंने बताया था कि 6, 7, 8 क्लास का, चाहे बिहार बोर्ड का बुक उठाइए या एनसीईआरटी का बुक उठाइए, वहाँ से पढ़ लीजिए, मोस्टली क्वेश्चन आएंगे, और आए थे वहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आए थे। बशर्ते यही था कि आपने पढ़ा नहीं था, जो भी जिनको भी बताया था, क्योंकि मैंने सिर्फ शायद 6 या 7 क्लास का पूरी किताब मैंने अपलोड कर दिया था ग्रुप में, उतना ही आप लोग पढ़े थे। उसके अलावा जो मैंने बोला था पढ़ने के लिए तो आप लोग समय नहीं दिए, ईजी वे में लेके चल रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो अब देखिए यहाँ क्या है कि बहुत डिटेल में जानते रहते हैं। जैसे महावीर स्वामी लिखा है कि भगवान महावीर लिखा हुआ है, तो बिहार में इनका जन्म हुआ था, तो ठीक है, ये तो पकड़ लेंगे आप। गोंडी अब मालूम रहता है कि भाई ये जगह है, वो भी झारखंड का जगह है, तो तब आपको समझ आता। बलपक्रम जो है ये आपको पता रहता है कि मेघालय में है, ठीक है, और अब इसके बारे में भी जानते रहते तब समझ आता। अब इस चीज़ों के बारे में अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक को उठा के एक ही साथ दे दिया है ना। कोई राष्ट्रीय उद्यान है, पार्क है, कोई बगीचा है, कोई जगह है, कोई महापुरुष है जैसे भगवान महावीर हैं, ये अब अलग अलग विषय को एक साथ दे दिया है। ये और भयानक मतलब टफ करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये टॉपिक तभी पकड़ाएगा जब हर चीज़ के बारे में पता रहता। तो आगे जी, है ना, जैसे इसमें जो आंसर अगर बोलते तो ये पहले ही गोंडी हो जाता, जो झारखंड में है, जगह है, वो जगह का नाम है। अब पता रहता, जो झारखंड है उनको पता होगा, झारखंड के कोई एग्जाम देने आए होंगे, मान के चलिए, वो तो तुरंत पकड़ लिए होंगे कि भाई सभी तो हमारे यहाँ की जगह बता रहे हैं। अब ये बंगाल विभाजन निम्नलिखित के कार्यकाल में लिया गया। तो कई बार बोला था मैंने कि बंगाल विभाजन जो है, कर्जा लिया हुआ था तो उसने बंगाल को विभाजन कर दिया। कर्जा मतलब कर्जन, है ना, यहाँ डिटेल में देखेंगे, ये उसी बुक का ही है कि कर्जन ने क्या बंगाल विभाजन कर दिया 1905 ईस्वी में, ठीक है। आ गया जी, है ना। हालांकि बहुत सारे लोग जानते भी थे। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। अब आज ये सोनार तकनीक के बारे में इधर आइए, ये इसी बुक का है, ये इसी बुक में है। अब आप अचंभित हो रहेंगे कि इसी में इतिहास मिल रहा है, इसी में साइंस मिल रहा है, इसी में भूगोल के क्वेश्चन मिल रहा है, कौन सा बुक है भाई,
है कि नहीं, कौन सी बुक से है, जो सारी चीज़ इसी में मिल जा रहा है, बता दूंगा आपको, बुक बता दूंगा, ठीक है। आप स्पेशली हमारे नंबर पर भी वहाँ से कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पर मैं आप लोग को स्पेशली उसका फ़ोटो खींच के डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा। 9905550148। जिनको भी लग रहा होगा कि हाँ इसको थोड़ा देख लिया जाए ना कुछ से, तो अच्छा खासा लगभग इसमें हमको लग रहा है कि 70% क्वेश्चन जो है लड़ गए हैं यहाँ से। क्वेश्चन दिखेगा आपको, आगे भी दिखेगा। आइए, अभी तो 75 नंबर पे है ना, अभी और बाकी है। सुनार देखेंगे तो सुनार सीधे सीधे तक नहीं दिख रहा है, सुनार सीधे सीधे आपको दिख रहा है समुद्र की गहराई नापने के लिए, जानने के लिए, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, आगे जी, आगे समझते हैं। यहाँ पर जी सोनार समझ आ गया आप लोग को। यहाँ जी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई, ये कब हुई, ये 6 में पूछा हुआ था और ये दोबारा क्वेश्चन यहाँ रिपीट कर दिया था। यहाँ जी कांग्रेस समाजवादी, या उसी को इंग्लिश में सोशलिस्ट बोला जाता है। अब इतना फ़र्क देखेंगे तो आपको लगेगा कि ना इंग्लिश में भी देखे रहते तो वहाँ सोशलिस्ट लिखा होगा, है ना, हालांकि इंग्लिश का क्वेश्चन इसमें है नहीं, ठीक है। तो कांग्रेस समाजवादी जो दल की स्थापना जो हुई या पार्टी का गठन हुआ था 1934 में हुआ था। सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि कब हुआ था, तो 1934 में हुआ था। अब यहाँ दिख रहा है कि 1934, सबसे बड़ी बात है कि 1934 तीनों लिखा हुआ। ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा टफ कहा जाएगा, क्योंकि 6 to 8 में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था, या 9th में पूछा हुआ था। कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैं इसको देखा था, तो यही जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें क्या था कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। वहाँ 30 था, शायद 32 था, 34 था, तो जो साल याद किए वो तो तुरंत पकड़ लेते कि हाँ भाई 1934 हो जाएगा। लेकिन मई 1934 देखिए, यहाँ से इसी किताबों से क्वेश्चन उठाया था। देखिए मई 1934 दिया हुआ है पूरी डेट के साथ। आगे जी ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पर देखिएगा, तो ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा, इसको भी छोड़िए, आगे बढ़िए। यहाँ जी भारत के संसद में सांसदों का निलंबन का रिकॉर्ड जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये भी जो है करंट का मुद्दा था पिछले साल का। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे, तो यहाँ पर जी राजनीतिक गुरु गांधी जी के राजनीतिक गुरु कई बार बताए भी थे, लेकिन मैं इस किताब से दिखा रहा हूँ। यहाँ जी ऊपर में ही लिखा है गांधी जी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जो है गुरु थे। आगे चलेंगे, आगे समझने के लिए यहाँ पर आएंगे तो ये उनके गुरु तो समझ आ गया। आगे है जी, यहाँ देखें तो लिखा है निम्नलिखित में से भारतवर्ष में प्रथम निर्विरोध एवं स्वर सम्मानित रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी उनके अगेंस्ट में कोई भी नहीं था। ये भी सिंपल सीधा सीधी क्वेश्चन दिखेगा। यहाँ देखिए, है ना, यही क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है, जिनको पता है कि आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो वो तो आसानी से ढूंढ लेंगे। आप बोलेंगे ये तो क्वेश्चन कहीं मिल जाएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन लिखा है, इसी क्वेश्चन को तो मैं दिखाना चाहता था कि अभी सिर्फ एक ही बुक को अब क्यों दिखा रहा है, कोई भी दूसरा बुक इसमें नहीं है, एक ही बुक के बारे में दिखा रहा हूँ जहाँ से सारे क्वेश्चन मिल रहा है। पॉलिटी का भी, ज्योग्राफी का भी, हिस्ट्री का भी, कमाल का बुक है, बहुत सारी चीज़ आपको इसमें से मिल जाएगा। यहाँ जी ये मक्खी मेरे मोबाइल पर नहीं है, ये PDF ही है जिनका PDF भेजा हुआ है। अब यहाँ क्या लिखा है, निर्विरोध। यहाँ जी एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है, N संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। सीधा सीधा आपका आंसर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कब इनका हुआ था ये भी दिखा हुआ है कि कब से कब तक ये रहे, 77 से लेकर 82 तक। निर्विरोध सेम टू सेम वर्ड लिखा हुआ है, एकमात्र निर्विरोध जो है चुने गए राष्ट्रपति, यही पूछ रहा है निर्विरोध जो है ये चुने गए राष्ट्रपति कौन थे। सीधा आंसर दिख रहा है। जो जिनका भी ये क्वेश्चन है, आंसर जो है गलत है, ठीक है। अब ये मानव आँख का फोकस दूरी, ये भी SPD का है। ये इसकी फोकस दूरी किस पे रहता है, तो ये SPD का सीधे सीधे क्वेश्चन, SPD साइंस का क्वेश्चन है, वहाँ से आपको दिख जाएगा। ये जो है रीजनिंग का है, रीजनिंग का चीज़ आप पकड़ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का टी पार्क के रूप में विकसित होने की योजना है, करंट अफेयर का मुद्दा है। SPD करंट अफेयर से इसको भी पकड़ सकते हैं आप चाहें तो। यहाँ जी ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा था, ऐसा नहीं था कि कम क्वेश्चन था। मैथ का क्वेश्चन बहुत सारे थे, रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन पहले से भी पता था आप सभी को 15 क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, तो लगभग 30 क्वेश्चन तो जरूर थे मैथ और रीजनिंग से। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया कि बीते हुए कल कब है, तो आने वाला कल कब है, ये थोड़ा सा लॉजिकली रहता है, इसको पकड़ सकते तुरंत। ये अपना ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी दक्षिण मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी ये पहले दक्षिण नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी साउथ टू नॉर्थ जा रहे हैं, तब क्या मिलेगा। अब ये क्या है, पहली बात कि ये सब क्या है ना, ये चीज़ का भी आंसर इसी बुक में दिया हुआ था। अब ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, देखिए इसको ध्यान ही नहीं पड़ा, ये ब्लर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हालांकि मैंने बताया था ये जो पहाड़ जितने भी आपको दिख रहे हैं, पर्वतमालाएं दिख रहे हैं, ये सब को ट्रांस हिमालय कहा जाता है, और बहुत डिटेल में पढ़ाया था ज्योग्राफी में, इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। जो 3 हिमालय है, यानी कि ये महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, इसके ऊपर भी जो पर्वत है, इससे पहले के जो पर्वत है उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। लद्दाख पहला जो है, काराकोरम
काराकोरम लद्दाख। अब बोला तो जास्कर जो है महान हिमालय का हिस्सा है और पीर पंजाल जो है मध्य हिमालय का हिस्सा है। 68 वाला अगर एनालिसिस देखे होंगे तो उसमें भी समझाया था ये चीज़ों को। तो ये काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और ये पीर पंजाल है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर सब लिखे हुए थे, ये ब्लर हो गया, दिख नहीं रहा है। अब नीचे से ऊपर बढ़ेंगे तो पहले पीर पंजाल, जास्कर, उसके बाद से लद्दाख और काराकोरम पड़ेगा। तो पहले क्या पड़ेगा, तो पीर पंजाल पड़ता, उसके बाद जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ये सीधे सीधे आंसर दिख रहा है, यहाँ से ये हो जाता। अगला जी, टंगस्टन का प्रयोग। टंगस्टन ये भी आप एसपीडी साइंस से पढ़े रहते तो ये चीज़ें जानते सीधे सीधे। टंगस्टन जो है बल्ब के रूप में, इसका जो है बल्ब के जो फिलामेंट होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। यहाँ देखेंगे क्यों यूज किया जाता है, तो यहाँ देखेंगे तो ये टंगस्टन के बारे में पूरे डिटेल से समझाया गया है ये चीज़ें, और सिर्फ इसी बुक का है, एक ही बुक का ये चीज़ें दिखा रहा हूँ जहाँ साइंस के भी क्वेश्चन आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। अगला जी, ये तो आदित्य L1 जो है, ये तो पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इस बार भी पूछ दिया था। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम आप जाइएगा मैथ में 7th क्लास में उठाइएगा, ये क्वेश्चन हूबहू दिख जाएगा। किसी दिन मैथ का भी दिखा दूंगा, जब भी टॉपिक बताना शुरू करूँगा फिर दोबारा बता दूंगा कि ये टॉपिक पढ़ लीजिए, वहाँ से आ जाएंगे। मैं बोला भी था पिछली बार भी, बहुत सारे लोग समझे थे तो पढ़े थे। आ गया जी, यहाँ शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने के कारण, ये भी जो वर्षा जो है, मानसून जो है, जब मैं जलवायु चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें जो है मानसून के बारे में जब बताया था तो उसमें डिटेल से समझाया था कि मानसून जो है, मानसून हवाएं जो है, ये 3 तरह की, बारिश जो है भारत में 3 तरह से होती है। एक तो आने वाला मानसून, एक लौटता मानसून कहा था, एक पश्चिमी विक्षोभ होता। अब ये डायरेक्शन पूछा हुआ था, तो पहली बात कि आने वाला इधर से है, लौटने वाला इधर से है। अब इधर उधर ये बता रहा हूँ डायरेक्शन। अब आपको पता रहता है कि ये वाला जो डायरेक्शन दिख रहा है ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ देखेंगे तो ये होता है साउथ और ये होता है वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम जाने वाला। आने वाला जो होता है उत्तर पूर्व हो जाता है, ठीक है, लौटता मानसून है। और यहाँ तो दिशा छोड़िए, सीधे सीधे दे दिया था लौटता मानसून तमिलनाडु में, और आने वाला मानसून से केरल के मालाबार तट पर और लौटते मानसून से तमिलनाडु के मालाबार तट पर। और ये किसी किताब में मिल जाएगा, इस किताब में भी, किसी भी किताब में मिल जाएगा। ये बहुत इजी टॉपिक था, है कि नहीं है। एनसीईआरटी भी मिल जाएगा, बिहार बोर्ड भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, तो ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। इसके लिए जो है पूरी किताब को देखने की जरूरत भी नहीं था, कहीं से भी पढ़े रहते, थोड़ी बहुत जानते रहते तो तुरंत इसको पकड़ लेते कि चराई, वन रोपण, वन उन्मूलन मतलब क्या होता है, ठीक है। ये तीनों को मतलब अगर समझ जाते हैं तो आप जानते रहते हैं। आगे जी, निम्नलिखित में से, ये भी तो मैथ का क्वेश्चन है, ठीक नहीं, ये मैथ का नहीं है, सॉरी। निम्नलिखित में से 26 जनवरी 1950 से लेकर 2024 तक कितने मुख्यमंत्री चुने गए थे। अब ये कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भैया इस तरह का क्वेश्चन कोई पूछे, किसी को भरोसा नहीं था कि अब मतलब जब से शुरू हुआ है मुख्यमंत्री की जो चुनाव वगैरह बिहार में, हालांकि बिहार में तो आज़ादी से पहले से मुख्यमंत्री चुना गया था, है ना, तो प्रांतीय सरकार का गठन हुआ था। लेकिन आज़ादी के बाद अगर 1952 से 1950 में जो पहली इलेक्शन होती है 1951-52 में, उस समय से अगर देखा जाए और 24 तक कितने मुख्यमंत्री रहे भाई, तो ये बहुत लंबा चौड़ा चीज़ हो गया। इसको तो समझ पाना आसान तो नहीं था, है ना, फिर भी ये चीज़ें दे दी गई थी, तो अब उसका उतना गिन के कौन रखेगा। तो ये थोड़ा सरदर्द वाला क्वेश्चन दिया था। अब देखिए, ये तो बिहार का जो सेशन पढ़ाया जाता है उसमें तो है, लेकिन कोई याद नहीं करता है कि भाई, कोई काउंट नहीं करता। अब यही था कि थोड़ी सी स्मार्ट वे में क्वेश्चन पूछ दिया था कि थोड़ा कोई देखा है कि नहीं देखा हुआ है। जैसे मान के चलिए कि प्रधानमंत्री अब तक कितने हुए ये जानना जरूरी रहता, राष्ट्रपति अब तक कितने हुए ये भी जानना जरूरी है, बिहार के एग्जाम दे रहे तो बिहार के मुख्यमंत्री भी जानना जरूरी था। थोड़ी सी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछ देता जानबूझ के, है ना। आगे आ जाइए, इधर देखिए और क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ पर ये मैथ क्वेश्चन है। ये रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु जो होता है, ये रेगिस्तानी जंतु देखेंगे तो इसको भी डिटेल में पढ़ा गया रहता, तभी समझ आता, ठीक है ना। इसको भी, हालांकि ये चीज़ें यहाँ ऑप्शन में नहीं समझ आ रहा था ये चीज़ों को, है ना। बहुत सारे लोगों को जो है रेगिस्तानी जंतु के बारे में नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग इसको छोड़े होंगे, जैसे जिनका है वो भी यहाँ पर छोड़े हुए। जातीय जनगणना जो है, ये जातीय जो जनगणना हुआ था बिहार में, इसको मैंने पढ़ा भी दिया था और सबको पता था कि एक क्वेश्चन तो 100% आने वाला है। तो ये करंट का मुद्दा हो गया, ये तो आना ही वाला था। यहाँ जी, दिल्ली में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज की प्रसिद्ध मुकदमा चली थी, तो आज़ाद हिंद फौज पर जो मुकदमा चली थी उस, ये भी इसी किताब में मिल जाएगा, है ना। आज़ाद हिंद फौज पर जो मुकदमा चली हुई थी, है ना, पूरी डिटेल में अगर देखेंगे तो उसका भी यहाँ टॉपिक मिल जाएगा, है ना कहीं था। इसको आज़ाद हिंद फौज के बारे में पूरी डिटेल से ही मैंने इसको आप लोगों को समझाया भी था, है ना, इसी में था, ठीक है। शायद ऊपर निकल गई ये, ठीक है। इसको मैं दिखा दे रहा आप सभी को। ये 1946 में हुआ था, आज़ाद हिंद फौज की जो मुकदमा वगैरह चला था, ये 1946 में, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, है ना। आ गया जी, यहाँ पे आ जाइए।
यहाँ लिखा हुआ है कि ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है नदी में उगाया जाता है। अब ये भी कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछा था भाई। सिंघाड़ा आप लोग जानते हैं, सिंघाड़ा है ना, ये आप जानते हैं कि पानी में होता है, कमल पानी में होता है। मखाना में बहुत सारे लोगों को डाउट हुआ होगा, यही चीज़, यही फंसे होंगे। नहीं तो मखाना आप कभी भी इमेज में देखे रहते तो सीधे सीधे मार देते, एक उपयुक्त में से एक से अधिक, सबको पता है ना। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था जो आम आपके नज़र में ये दिखते रहता है, जानते रहता है। अब इसके लिए कि स्पेशल कोई किताब थोड़ी पढ़ने जाएंगे कि भाई कहाँ ये सब लिखा होगा, कहीं नहीं मिलेगा ये सब, है ना। अब वो मिलेगा वही जो पूरा किताब पढ़े रहेंगे, तब वो थोड़ी बहुत समझ आ जाएगा ये चीज़ों को। ये भी समझ आ गया आप लोग को। यहाँ जी ये तो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ आएंगे तो 73वां 74वां संविधान संशोधन के समय में जो है वो प्रधानमंत्री कौन थे भारत के। पहली बात कि 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 73वां और 74वां, ये 92 में 1992 में हुआ था। ठीक है, मुद्दा क्या था ये भी आप इसमें पंचायत का और इसमें नगर पालिका का मुद्दा था। अब ये 1992 समझ आएगा कि 1992 में ये मुद्दा हुआ। अब 1992 में देखेंगे किसका कार्यकाल था, तो यहाँ देखेंगे तो आएगा आप सभी के पास सामने 91 से लेकर 96 तक जो है किनका कार्यकाल रहा है, नरसिम्हा राव। वही चीज़ मैंने बोला कि अगर पता रहता कि जो है कब किसका कार्यकाल है तो तुरंत समझ आता है कि नहीं है। तो नरसिम्हा राव जो है यहाँ PV नरसिम्हा राव जो है ये उस समय थे 73वां या 74वां संविधान संशोधन के समय में। यानी आपको ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि डिटेल में पढ़िए, बहुत डिटेल में पढ़िए। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये तो जंग लगना तो सबको मालूम था कि लोहा में जो पानी यानी कि जो नमी होती है, नमी लगने के बाद उसको मतलब फेरस ऑक्साइड बोलेंगे, सीधे सीधे केवल फेरस ऑक्साइड, ये सीधे सीधे दिख रहा था। आप यहाँ से पकड़ सकते थे इसका आंसर। ये भी आपको स्पीडी में मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ ये रीजनिंग क्वेश्चन है। और ये सागवान के जो जंगल है, अब ये सागवान का जंगल जो है उष्ण कटिबंधीय वाला जो क्षेत्र है, ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया था ना, आपको NCERT में मिल जाएगा, बिहार बोर्ड में मिल जाएगा और यहाँ भी मिल जाएगा, तीनों जगह मिल जाएगा ये चीज़ों को। लाइकेन शैवाल जो है ये कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी, ये भी EBS का टॉपिक हो गया है ना, पारिस्थितिकी तंत्र में। ये चीज़ें आपको EBS पर्सन में मिल जाएंगे, पारिस्थितिकी वाला चैप्टर में मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। पूरी डिटेल में पढ़िएगा तब जाके ये चीज़ें समझ आएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सीधे उठा के दे दिया कि भाई आसान तरीका से। इससे आसान तो 6 to 8 था, इससे आसान तो आपका 9th 10th का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ना। 1 to 5 का बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। कहने का मतलब क्या कि बहुत डीप में दिया हुआ है, चीज़ों को आसान नहीं था। और यहाँ जी है ना, ये भी वही चीज़ हो गया। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण किसी पादप को जलोदभिद बनाते हैं, ये सेम टू सेम बहुत डिफिकल्ट मतलब क्वेश्चन हो गया। अब ये इतना कोई देखता नहीं है ना कि इतनी डीप में पढ़ा जाए, वो भी 1 to 5 के लिए कोई नहीं देखता, लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ। ये भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि इंदिरा गांधी के कला केंद्र में संपूर्ण भारत के भाषा में संरक्षण कर भाषा एटलस बनाया गया। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो है स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा के एटलस से क्या अभिप्राय है। अब ये चीज़ें भी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी, इतना टफ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वाहनों के साइड मिरर में, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो साइड मिरर आपका दिख सकता है कि यहाँ इसी किताब में कि उत्तल दर्पण जो होता है वो वाहनों के साइड मिरर में कहीं ना कहीं लिखा होगा, है ना। ये यहाँ पर देखेंगे अनुप्रयोग में देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि स्कूटर मोटर गाड़ी के जो है पीछे के दृश्य यानी साइड मिरर में पीछे के दृश्य को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये अवतल जो लगाया है ये बड़ा ही गलती लगाया हुआ है। हमको लग रहा है कि ये नहीं जानते होंगे, एकदम से नहीं जानते होंगे, क्योंकि SPD एक बार भी पढ़े रहते या इस किताब को एक बार भी पढ़े रहते तो ये चीज़ें जरूर बन गया रहता। ठीक है, आ गया जी यहाँ पर जी, है ना। ये लिखा है कि अनेक पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था वो इसमें सही क्रम क्या है। अब पहाड़िया ये नहीं, सॉरी, भारत और पड़ोसी, सॉरी पहाड़िया मैं दिख रहा हूँ, ठीक है, ब्लर में दिख भी नहीं रहा है, इसको ध्यान से। भारत वर्ष एवं पड़ोसियों के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। अब ये तीनों कथन के बारे में जानते रहते कि पंचशील समझौता क्या था, भारत गुट निरपेक्ष के बारे में जानते रहते, ये सब के बारे में जाने रहते, तब जाके आपको समझ आता है कि कौन सा है। अंदाजा आप मार सकते थे कि इनमें से एक से अधिक कोई भी लगा सकते थे। ठीक है, कारगिल किस नदी किनारे है। अब बताइए, नदी और शहर जो बता रहे थे कि इस नदी किनारे, इस नदी किनारे ये शहर है, ये जगह है, ये क्षेत्र बसा हुआ है। अब उसमें जो है कारगिल पूछ दिया है, क्योंकि क्यों पूछा हुआ कि हाल ही फिलहाल में जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं हो रही थी, तो क्वेश्चन श्रीनगर भी पूछ सकता था कि श्रीनगर जो है किस नदी किनारे है। मोस्टली क्वेश्चन यही पूछता है कि श्रीनगर झेलम नदी किनारे जो है, लेकिन ये नहीं पूछता है कारगिल जो है। ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लेवल का। सुरू नदी किनारे जो है ये कारगिल जो है, और ये इसको भी अगर डीप में जो हर पॉइंट पड़ा होगा उसको ही समझ आ पाता, बन पाता। ठीक है, हालांकि बिहार का एग्जाम था तो बिहार का पूछता है ना कि कौन सा किस नदी किनारे है, कोसी कहाँ से निकल रही है, या छपरा मतलब कौन सी नदी गुजर रही है वहाँ से, है ना। कोई भी नदी को पूछ सकता था, घाघरा के बारे में। ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा तो समझिए कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है,
कहने का मतलब कह रहा है कि भाई सब पढ़ जाओ, तुम भाई कह रहा है कि आप पूरे जीके जीएस याद कर जाओ, है ना, पागल हो जाओ, ऐसे बताने की कोशिश कर रहा है ना। ये लाल बहादुर शास्त्री के समय में जो है ये कौन कौन सी घटनाएं हुई, अब ये भी पूरी जीके जीएस का मुद्दा हो गया पूरी तरह से। ये लिखा हुआ है कि कौन सी बीजेसी एजेंसी है, ये भी करंट का मुद्दा हो गया ये क्वेश्चन। अब यहाँ दिया है एसपीएम का फुल फॉर्म जो कि हवा की गुणवत्ता से है। अब ये पता रहता कि एसपीएम का जो है फुल फॉर्म क्या है, तो ये एसपीएम का जो पता है किनको पकड़ाया होगा, जो इंग्लिश में क्वेश्चन देखे होंगे तो वहाँ समझ आए होंगे, वहाँ से पूरी तरह समझ आ गया होगा कि एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होगा। जैसे आप देखे होंगे तुरंत समझ आ गया होगा, है ना। यहाँ से देखने का भी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं, हालांकि इसमें क्वेश्चन ही नहीं मिला है, जो जिन्होंने भेजा हुआ है वो हिंदी में क्वेश्चन था, वहाँ से तो टोटली आपको समझ आ जाता कि ये आपका आंसर बी नंबर यहाँ से आंसर मैच कर जाता टोटली आपका। आगे आ जाइए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको थोड़ा सा देखिए। ये तो खाद्य श्रृंखला है, ये तो कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन थी, इसको तो इजीली था। वहाबी आंदोलन देखेंगे तो ये भी आपको पता था कि पटना से था, ये भी इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इसी बुक में, है ना। और खाद्य श्रृंखला का भी इसी बुक में मिल जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन, है ना। इसको आप ढूंढिएगा, देखिएगा, सारे क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से। यहाँ देखेंगे तो ये मुख्य केंद्र जो था पटना था, ठीक है, बिहार में, मतलब पटना था। और प्राचीन धातु क्रम में आश्चर्य लौह स्तंभ, और ये लौह स्तंभ के बारे में भी जब पढ़ा रहा था तो बताया था कि बड़ा ज़बरदस्त लौह स्तंभ है। अरे यहाँ देखेंगे तो मेहरौली दिल्ली में है, बताया था कि कुतुब मीनार के बगल में मेहरौली दिल्ली में जो है ये लौह स्तंभ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में बनाया गया था। कहाँ है तो दिल्ली में है, ये चाहते तो वहाँ लगा सकते थे, हालांकि जिनका लगा हुआ है वो बहुत ही कम इसके बारे में पढ़े हुए थे, है ना। अब ये हर चीज़ को, इतिहास को डिटेल में जो पढ़ा होगा एनसीईआरटी से या कहीं से भी बहुत डिटेल में पढ़ा होगा तो ये चीज़ें समझ पाता, आराम से लगा पाता। अब ये उदारीकरण, ये 10th क्लास के बिहार बोर्ड में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, वहाँ भी मिल जाएगा, और इस किताबें भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये किताबें पॉलिटी नहीं मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, हर चीज़ मिलेगा। यहाँ जी उदारीकरण में जो है ये कब ये नीति आया, है ना, तो उदारीकरण हो गया, विश्वीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, ये सारी मुद्दा 1991 के समय का है, 1991 के समय का है, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला जी, ब्रह्म समाज के मुख्यतः सीमित था। ब्रह्म समाज अब तक पूछा हुआ था कि ब्रह्म समाज जो है ये जो है ब्रह्म समाज देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, ये चीज़ें थी, लेकिन ये नहीं था कि कहाँ तक सीमित था, किन क्षेत्रों का था। अब ये लॉजिकली क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज जो है ये आधुनिक यानी कि पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था, है ना। तो ये चीज़ें समझ आती कि राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना किया गया। राजा राम मोहन राय जो एक तरह से इनको पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता को एक तरह से पुल माना जाता है, मतलब पुल तरह से ये उसको कनेक्ट कर रहे थे, उस सभ्यता को यहाँ पर बढ़ावा भी दे रहे थे, है कि नहीं, वो चीज़ें, है ना। तो ये बहुत डिटेल में चीज़ें समझे होंगे कहानी वगैरह को, तब समझ आता इतिहास का। अबे यार अद्भुत है सब भाई। आगे आइए, आप सभी भी पता नहीं, हमको लग रहा है कि जिनका आवाज़ बहुत ये सुनाई दिया होगा तो डर गए होंगे, है ना, अचानक से, बताइए, ठीक है। पड़ोस में कोई की थोड़ा थोड़ा पागल है सब। आगे आ जाइए, ये चीज़ें करंट, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ पर है, आगे जी यहाँ पर समझिए, ये लिखा हुआ है कि कौन सी पार्टी जो है राष्ट्रवाद की तरफ, ये भी एक तरह से कॉमन सेंस क्वेश्चन था, कोई भी ऑप्शन इसमें से आप चाहें तो कर सकते थे, ठीक है। हालांकि बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी होता, ठीक है। आगे जी ये मैथ क्वेश्चन था, उसके बाद से देखेंगे तो ये भी 24 फरवरी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला वाला टॉपिक का क्वेश्चन है, नीले लिटमस पेपर, ये भी आप लोग को यहाँ से भी मिल जाएगा, स्पीडी से भी मिल जाएगा। यहाँ तक मैं ट्रिक बताया था कि अनिल यानी कि अम्ल जो होता है ना, कोई भी अम्ल रहता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसमें से अम्ल क्या है बताइए, सोडा था, सोडा सीधे सीधे दिख रहा है, क्षार होगा, फिर सोडा, वॉशिंग सोडा हो, बेकिंग सोडा, सोडा जब वर्ड आ गया तो फिर काहे को वो अम्ल है, बस सोडा इतने समझ जाते। सिरका देखते तो आपको समझ जाता कि भाई सब यही अम्ल दिख रहा है। कोई भी अम्ल हो वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीला को लाल करता है, नीले को लाल करता है। बहुत डिटेल में उसको समझाता, बहुत से स्पीडी साइंस से पढ़ाया था, वही चीज़ें समझाया था। यहाँ भी इस बुक में मिल जाएगा, स्पीडी में भी मिल जाएगा। यहाँ है भारत की अधिकतम जो है सीमा, ये भारत का मैप एक बार नहीं कई बार बताया था। और उसके बाद से यहाँ देखेंगे तो बुक में भी मिल जाएगा कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है 4000 जो है 96 है, उसके बाद चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 है। और मैं बोला था कि इसमें से दो में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, या तो अफगानिस्तान पूछेगा, ये तो बांग्लादेश पूछेगा, कन्फर्म पूछेगा। ये बोली हुई बात है, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें
पूरी तरह से बताया गया है। ये सबसे पुरानी जो है नदी घाटी परियोजना, ये बिहार का, ये भी बोला गया था कि क्वेश्चन ये आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो डिटेल में बताया गया था। बिहार वाली जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था, बिहार का मैंने बिहार बोर्ड की किताब यानी SCERT से 6, 7, 10th क्लास को तीनों एक साथ कंबाइंड करके पढ़ाया था, बहुत डिटेल में पढ़ाया था, पुराने स्टूडेंट सब जानते हैं, है ना। और मैं उस समय भी बोला था कि क्वेश्चन 100% आएगा, बिहार की सबसे पुरानी जो है नदी घाटी परियोजना, और आया हुआ था क्वेश्चन सेम टू सेम। ठीक है, आ गया जी। ये भी मैथ क्वेश्चन है। ये संविधान संशोधन पूछ रहा है कि ये कब किया गया था, मतलब कि इसमें संशोधन में जो है न्यायपालिका को संसद का अधीन बना दिया गया था। इस किताब में था, ये पता नहीं ये इस PDF में इसको ऐड करना भूल गया हूँ या कहीं ना कहीं था ये, है ना। ये कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हो गया ऐड करने में, लेकिन ये चीज़ें अगर आप जानते रहते तो इसको पता रहता कि ये जो है ना इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, पूरे डिटेल में भी इसको आप पढ़े होंगे। ठीक है, इसी में था, मैं इसको ऐड करना भूल गया हूँ सर। ठीक है ना, यहाँ कहीं ना कहीं होगा इसमें। ठीक है, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको ढूंढ के दिखा देता हूँ, पहले इसको देखिए। ठीक है, इसको आ जाइए, यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखेगा यहाँ पर, ये 42वां संविधान संशोधन थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। यहाँ पर ये जो टॉपिक लिखा हुआ है ना, कि इसमें सारी मुद्दे दिया गया है कि क्या 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 हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरह हुआ। इसी किताब में का था, PDF में इसको ऐड करना मैं भूल गया था। ठीक है ना, यहीं से आया हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। अमूमन जो है बहुत सारे क्वेश्चन आप तो देख ही होंगे, इतना क्वेश्चन मिल गया तो काफ़ी हो गया। ये चाइना जो है पवित्र क्षेत्र किसको मानता है, तो ये तिब्बत को मानता है। और ये भी जो है ये करंट का ही मुद्दा था, क्योंकि बहुत बार ये चाइना इसको बताता है, बोलते रहता है। उसके अलावा जो है ये अपनी 5 फिंगर बताता है बहुत सारे जगहों को, है ना। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं। अब ये जो टॉपिक हो गया, ये टॉपिक जो है ये भी बहुत डिटेल में पढ़ा गया रहता, तब समझ आता है ना। ये सीधे सीधे ये भी आपको नहीं मिलेगा। NCERT में बिहार बोर्ड किताब में बहुत डीपली पढ़ा जाएगा, तो ये चीज़ें समझ आएगा, है ना, क्योंकि मोस्टली लोग इसको छोड़ के चलते हैं। अब 1885 में कांग्रेस का स्थापना किसने की, यही तो कांग्रेस अधिवेशन आपको चाहे किसी भी बुक से मिल जाएगा। ये तो ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, आ गया जी। यहाँ पर देखेंगे तो मैथ क्वेश्चन, ये संविधान की न्याय की गारंटी जो देता है, ये भी पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, वहाँ से आसानी से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये जनजातीय की संख्या सबसे अधिक है, ये भी आपका किताब में आसानी से जनजाति के बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया था, किसी भी बुक से मिल सकता है ना। यहाँ इस बुक में भी है, अलग भी है, कहीं से भी आपको ये टॉपिक आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आगे जी। उल्टे तथा सीधे प्रकार के परिस्थिति की पिरामिड में, वही जहाँ खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला का जहाँ टॉपिक है वहीं पर भी ये पिरामिड के बारे में भी बताया गया है, डिटेल से समझाया गया है। और ये मुंबई अटल सेतु, तो ये टॉपिक था, न्यू टॉपिक था, क्योंकि अटल सेतु देखेंगे तो 21.8 किलोमीटर, ये करंट अफेयर का टॉपिक था। अब मोटा मोटी बताया जाए तो आपको ये सारी चीज़ें दिख गया। मोटा मोटी बताया जाए तो 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे, जो खोजना ढूंढना बड़ी मुश्किल था। बाकी मैथ, रीजनिंग वगैरह ये करंट अफेयर को छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मोस्टली क्वेश्चन इस बुक से मिल जा रहे थे। मोस्टली क्वेश्चन मैंने आप मिलाए होंगे कि 8 से 10 क्वेश्चन ही होंगे, जिसको मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है कि आपको 10 क्वेश्चन में मैक्सिमम बता रहा हूँ। हो सकता है कि 6-7 क्वेश्चन ही ऐसा मैंने बताया होगा कि ये जो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, है ना। मतलब कि पूरी 150 में आपको 150 में मैक्सिमम अगर बात की जाए, बहुत मैक्सिमम बात किया जाए तो 10 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, है ना। 10 क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, बहुत डीप पढ़ना होगा, तब जाके समझ आएगा, मिलेगा। बाकी 140 में जैसे मैथ है, करंट अफेयर है, ये चीज़ों को अगर कर लिया जाए, बाकी GK GS जितने भी बचते हैं वो पकड़ आ जाएगा, कहीं ना कहीं से वो पकड़ा जाएगा। कैसे पकड़ाएगा, यहाँ इस बुक से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये इस बुक के बारे में बहुत सारे लोग पूछेंगे, कमेंट करेंगे कि इस बुक का नाम बताइए। आप सीधे सीधे क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा या कमेंट में पिन करने की कोशिश करूँगा। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9905550148, ठीक है ना। ये चीज़ें पर आप कर लेंगे। मैं इसका कवर पेज वहाँ से आप सभी को क्या करूँगा, भेज दूँगा। आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। हालांकि जब भी पढ़ा जाएगा, जब भी ये क्लास शुरू होगा, बिहार बोर्ड SCERT और NCERT और प्लस ये बुक जो है स्पेशल बुक, ये तीनों बुक को जो है एक साथ मैं पढ़ाऊँगा। और इसके अलावा पढ़ाने के बाद एक अपना पर्सनल नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ, जिससे चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद नोट्स उसी समय उसको क्लियर कर लिया जाए। प्रत्येक चैप्टर के बाद नोट्स किया जाएगा और चैप्टर के बाद ही उसी समय उसके MCQ भी लगा लिया जाएगा, ताकि चैप्टर को डिटेल में समझा जाए। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछे, मैक्सिमम क्वेश्चन को पकड़ में आ जाए।
कुछ का क्वेश्चन तो छूटेगा, चाहे किसी भी लेवल को। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे और थोड़ी भी इसमें मेहनत दिख रही होगी। तो आप सभी जो है आप सभी बखूबी जानते हैं, क्योंकि आप सभी को तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। चाहें तो इसको बहुत सारे बच्चों के पास शेयर कर सकते हैं ना, जो भी हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि ना चीज़ें अगर बेहतर समझ आ रहा हो तो कमेंट जरूर कर दे, ज़रूर बताएं। किसी भी तरह की समस्या हो, कोई भी अपनी प्रॉब्लम हो, जैसे पिछली वीडियो में ना आप सभी बहुत सारे लोग देखे होंगे, किसी का कमेंट आया हुआ था जो अनावश्यक कमेंट था, है ना। हालांकि वो उनको कई बार मैंने बोला कि व्हाट्सएप पर आप पर्सनली वहाँ से मैसेज करें, है ना। जिनको भी अनावश्यक अगर कमेंट करना होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बेधड़क करें, दिल खोल कर वहाँ पर कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि आप जो भी कोई भी कमेंट करते हैं तो वो तो मुझे आपके सिर्फ कमेंट दिख रहा है ना, तो कमेंट को अगर हटाना हो तो बहुत ईजी है, आप भी वहाँ से डिलीट करके हटा सकते हैं, हम भी हटा सकते हैं। लेकिन सच में अगर समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर बेधड़क कीजिए, मैसेज कीजिए, है ना। पूरे अच्छे से मैसेज कीजिए, वहाँ पर बात कीजिए, या व्हाट्सएप पर आइए, जिस तरह से भी मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर मोस्ट वेलकम है आप सभी का, ठीक है। और जो दिल से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए, एक छोटे भाई बड़ा भाई जिससे जैसे भी मानते हैं, वो कहीं भी किसी भी तरह से आप हैं, सपोर्ट बिल्कुल करते रहिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई भी डाउट होगा। अब रह गया कि 6 to 8 वालों का, 9th 10th वालों का जो है, और भी बहुत सारे विषय है, उसको बता दूंगा। बैच जो है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। मैं कई दिन से मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। हालांकि ये चीज़ें बहुत समय लगा इसको ढूंढने में, इसको मैंने लाया। आप लोग का कमिटमेंट था कि इसको ढूंढ के दिखाइए, ला कर दिखाइए, कि मैक्सिमम क्वेश्चन बता के दिखाइए कहाँ से आ रहा है। सबका सर घूम जा रहा है, क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। अब मेरे पास व्हाट्सएप में भाई अजीब तरह का मैसेज बहुत सारे लोगों का आया हुआ था कि एक भाई का तो मैसेज इतना तक आ गया था कि सर नहीं हो पा रहा था, आप बोल दीजिए कि नहीं हो पाएगा, क्यों हम लोग को परेशान कर रहे हैं। अब बताइए मैं कहाँ परेशान कर रहा था? मैं कब बोला था कि भाई आप परेशान रहिए दिन भर, है ना। मैं तो कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप भाई ठीक है मैं बोल देता हूँ कि नहीं, अब नहीं लाऊंगा वीडियो, ये चीज़ें तो क्या हो जाता उससे कि ठीक है 1 to 5 का मैं नहीं बता पाऊँगा क्वेश्चन को, तो क्या हो जाता उससे? कुछ तो बदलता नहीं, है ना। मैं मेरे पास अगर समय रहता तो ये चीज़ें दोपहर में ही ला दिया रहता, लेकिन थोड़ी सी बिजी रहने के बावजूद भी बहुत सारे इसमें से समय निकाल के ये चीज़ें कैसे मिला है वो मैं जानता हूँ कि इसको कैसे ढूंढना पड़ता है चीज़ों को, है ना। तो कुछ भी मेहनत दिख रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। 9th 10th का 6 to 8 का बाकी जितने भी बच गए वो बता दूंगा, है ना। और बैच बहुत जल्द बता दूंगा चीज़ें। तब तक जो है आप सभी का ये यूट्यूब पर क्लास चलते रहेगा। यूट्यूब पर क्लास जो है मैं सोच रहा हूँ कल से शुरू कर दूँ। कोई भी एक विषय आप कमेंट कर सकते हैं, कौन से विषय को शुरू किया जाए। और यहाँ तक अगर आ चुके होंगे तो विषय जरूर बता के जाइएगा कि कल से कौन से विषय शुरू किया जाए, क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, या मतलब आप बताइए कि जीएस पर्सन को शुरू किया जाए या मेन किसी शुरू किया जाए। जीएस में जो 40 नंबर का रहता, इसी में आपका जिनका 1 to 5 वाले होंगे उसमें भी इनका जीएस में तो काम आ ही जाता है ना। सेलेक्टिव वे से पढ़ाऊंगा, पहले से बेहतर पढ़ाऊंगा। आप यहाँ तक पहुँचोगे तो विषय जरूर कमेंट कर देंगे कि कौन सी सब्जेक्ट जो है शुरू किया जाए, कल से शुरू किया जाए, है ना। तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते रहा जाएगा। कल परसों एक एक क्लास आते रहेंगे, धीरे धीरे 2 4 5 क्लास शुरू कर दूंगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत बेहतर लगा होगा। फिर किसी दूसरी क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।